अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, जनूबी एशिया में क्रिकेट कभी अमन की फाख्ता थी, मगर अब यह तासुब और नफरत का हथियार बन चुकी है। कभी वाजपेयी साहब कहते थे कि मैच ही नहीं दिल भी जीतिए, मगर मोदी सरकार की पॉलिसी अब दिल नहीं बल्कि दहशत बिठाने पर मबनी है। पहले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ नो हैंडशेक और चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी का बायकॉट, और अब ताजा तरीन वार बांग्लादेश पर। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान का अचानक निकाला जाना यह बता रहा है कि भारत के क्रिकेट ग्राउंड्स अब स्टेडियम नहीं बल्कि सियासी अखाड़े बन चुके हैं। यह वही भारत है जहां 2011 में वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मोहाली में पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को मदऊ करके क्रिकेट डिप्लोमेसी की बुनियाद रखी थी। उसी भारत में आज अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सवाल यह है कि बीसीसीआई की माली ताकत के नशे में भारत ये भूल गया है कि खेल जोड़ता है, तोड़ता नहीं। क्या भारत खित्ते का बिग ब्रदर बनने के बजाय एक बिग बुली बन चुका है जो खुद को पड़ोसियों से तन्हा कर रहा है? आज के प्रोग्राम में भारत में क्रिकेट डिप्लोमेसी के सवाल पर बात। इस वक्त नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा ने। साहब, बहुत शुक्रिया चंद्र साहब आपका। और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शेखर साहब, हमेशा भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान खेल में सियासत को लेकर आता है, तो आज भारत ने जब बांग्लादेश के क्रिकेटर के साथ महज एक आप क्या कहेंगे इसे, मतलब एक दावत में उसको बाहर निकाला, तो ये पूरा मामला जो है, क्या इससे एक सेक्युलर और जमहूरी भारत का वो जो एक नकाब था वो दुनिया के सामने बेनकाब नहीं हुआ? इसे क्या कहेंगे जरा? पहले तो मैं इसके ऊपर एक कमेंट आपका चाहूंगा, शेखर साहब। अनफॉर्चुनेटली जब भी क्रिकेट होती है उस वक्त पे हमारे यहाँ कोई ना कोई इलेक्शंस होते हैं, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है बंगाल का, जहाँ पर कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत बुरी तरह मात मिलती है, और असम का है, असम में तो उन्होंने पूरा राइट विंगर्स ने कब्जा कर लिया हुआ है। तो जब भी इलेक्शन होते हैं, अब आपको वोट कैसे लेने हैं? वोट लेना होता है सबसे बड़ा, आप या फिल्मों से लेते हैं या क्रिकेट से लेते हैं। तो क्रिकेट में आजकल अपने ही बेटे हैं, उनके चाचा के और बड़े पापा के जो बेटे हैं वो संभाल रहे हैं, और प्लस उन्हीं की पार्टी पूरा बीसीसीआई पे भी कब्जा जमाए हुए है। तो अब ऐसे में क्या कीजिए, आग लगाइए। आग लगाने से आपको वोट मिलते हैं, क्योंकि राइट विंगर्स की पॉलिसी वर्ल्ड वाइड, ये कोई नया नहीं है। वहाँ ट्रंप चाचा को भी देखिए, अमेरिका में उन्होंने भी यही सब किया हुआ है। तो उनको सबसे आसान काम है कि जय शाह को कुछ बता दीजिए। जय शाह तो ऑब्वियसली कुछ खुद से तो पता नहीं चलता, क्रिकेट कितना मालूम है ये भट्टी साहब भी आपको बता देंगे उनको, और वो बस यही सब सियासत फिर शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे याद है आज आपने बंगाल इलेक्शन की बात की, जब पहले आपसे आईसीसी चैंपियनशिप के हवाले से जब बात होती थी, बिहार इलेक्शन थे। तो ये मतलब इंडिया में सब कुछ इलेक्शन के ऊपर ही चल रहा है, ये सारे नैरेटिव जो इलेक्शन के ऊपर ही बनाती है बीजेपी गवर्नमेंट। नहीं, ये हाँ, ये पार्टीज जो राइट विंगर्स हैं इनको क्योंकि बहुत ज्यादा ये सब चीजें चलती है, इनका कभी कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, कभी कोई और तो कहते हैं ना, सीमाओं पे जो अपने जो बॉर्डर्स है उस पर तनाव है, लगता है कहीं ना कहीं इंडिया में चुनाव है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है इनके बारे में। तो ये भी एक चीज़ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ, मैं एक बहुत पुराने नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सीनियर और काफ़ी बुजुर्ग हमारे सियासतदान है, वो क्रिकेट के सियासतदान हैं वैसे भी थे। तो वो मुझसे बात एक दिन कर रहे थे जिस दिन ये सब कुछ हुआ, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश 1971 से जब से पैदा हुआ, जब से हम लोगों ने उनको इंडिपेंडेंस दिलवाई, उनकी हेल्प की, वो हमारे अनकंडीशनल सपोर्टर थे। पॉलिटिकल चीजों को अलग छोड़िए, पॉलिटिकल्स में भी थे, लेकिन क्रिकेट में आज तक उन्होंने हमारे अगेंस्ट वोट नहीं किया। पाकिस्तान के साथ आपको बातचीत करनी पड़ती है, श्रीलंका कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन बांग्लादेश ने अनकंडीशनल इंडिया को सपोर्ट की, बीसीसीआई को सपोर्ट की इन आईसीसी मैटर्स। कहते हैं हमने एक बहुत बड़ा दोस्त अपना खो दिया। किस वजह से? क्योंकि इनकी गलतियां, इनकी फॉरेन पॉलिसी तो वैसे ही हमारी फ्लॉप है आजकल। कोई सब हमने दुश्मन बना दिया, लेकिन क्रिकेट में भी अब हम दुश्मन बना रहे हैं। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान हमारे पास नहीं आएगा।
हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, वो हमारे पास नहीं आएगा। तो इस तरह की कंडीशन है। तो अब हम क्रिकेट खेलेंगे थोड़ा बहुत शायद श्रीलंका में, और बाकी सारा ओवरसीज क्रिकेट खेलेंगे। किस तरह का वक्त आ गया। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं बार बार यही कहता हूँ। और आई आई जस्ट होप बेटर सेंस विल प्रिवेल, लेकिन फिलहाल हालात ठीक ठीक नहीं है। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि मुस्तफिजुर रहमान का क्या कसूर था? महज एक ये जो इस खिलाड़ी को सियासी रेफरेंस के हवाले से उसको हटाना, बांग्लादेश क्योंकि इस वक्त खटक रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, तो इसका असर जो आने वाले खिलाड़ी हैं, जो आने वाले जो गैर मुल्की जो प्लेयर्स होंगे जो इंटरेस्ट लेना चाहेंगे आईपीएल के अंदर, इंडियन क्रिकेट प्रीमियर लीग में, जब उनको ये पता चलेगा कि उनका सिलेक्शन जो है वो मेरिट के बुनियाद पे नहीं बल्कि उनके मुल्क के, भारत के ताल्लुकात के हवाले से होगा, तो ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा खुद। देखिए, डिजास्टर तो इमरान साहब है, इसलिए कि बीसीसीआई ने और साइकिया जो उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने टोटली इस केस को मिस हैंडल किया। अगर निकालना था मुस्तफिजुर रहमान को हम्म। या बांग्लादेश के किसी प्लेयर को शामिल नहीं करना था, क्योंकि ऑक्शन में 7 प्लेयर शामिल थे। शाहरुख खान की जो कोलकाता नाइट राइडर्स थी उसने मुस्तफिज को लिया, तो खामोशी से आप उस फ्रेंचाइज को कह देते, या जब टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप थोड़ा आगे चला जाता, हो सकता है बांग्लादेश की टीम सेकंड राउंड में ना जाती, क्योंकि उस ग्रुप में जहां पर बांग्लादेश है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें भी हैं, तो उसके बाद ही अनाउंसमेंट करते। लेकिन ये जबरदस्ती की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो गई। देखिए, जब हम आम लोगों से बात करते हैं, आप तो खुशकिस्मत है कि आपके दिल्ली से वो गेस्ट हैं जो सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग अब कम कम रह गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हकायक यही है जो हम और आप बयान कर रहे हैं कि सियासत इस वक्त डोमिनेट कर रही है, क्रिकेट पीछे चली गई। आपने यूसुफ रजा गिलानी की बात की 2011 की, मैं भी उस वक्त मोहाली में था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए। लेकिन उससे भी पहले हम लोग अभी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में नहीं आए थे। 1970 मेरा ख्याल 87 की बात है, जनरल जियाउल हक साहब जयपुर गए, वहां पहली बार क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम शुरू हुआ। फिर 2005 में हमने देखा परवेज मुशर्रफ साहब फिरोज शाह कोटला जी, आफ्टर कारगिल एपिसोड के बाद जो टेंशन थी। ठीक है, तो देखिए, मैंने बेतहाशा दौरे किए भारत के। 2023 में मैं आखिरी बार गया। हमारे दोस्त शेखर साहब या दूसरे हमारे इंडियन दोस्त हैं, अभी भी मैं दुबई में लास्ट वीक भी बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। हमें तो कभी भी नहीं लगता कि हम दूसरे मुल्क आ गए, हमें तो वैसे ही वार्म वेलकम मिलता है। लेकिन ये सारी सियासत जो है, ये बीसीसीआई के और बीजेपी के पस मंजर में हमें नजर आती है। अदरवाइज आम इंडियन से भी अगर आप मिले, मैं बता रहा हूं कि मैंने इतने दौरे किए। 2011 में एक छोटा सा मिसहैप हुआ था मेरे साथ। उस वक्त नया नया वो वाकया हुआ था जो मुंबई में दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। उसके अलावा मेरे साथ कभी भी इंडिया में नहीं हुआ। हमें तो वैसे ही लोगों ने वार्म वेलकम कहा। लेकिन अब मेरे ख्याल में शायद मैं ये सोचता हूं कि हम भी 60 क्रॉस कर गए, कि शायद जो हालात है, शायद हम अब जिंदगी में दोबारा इंडिया ना आ सके। और हमारे हाउ मिसफॉर्चुनेट जी। नहीं, गुप्ता साहब, भट्टी साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये तो आते जाते लोग हैं, ये तो उम्र दराज भी हो गए, कोई ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है। अच्छा। ये लोग सिर्फ आग इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग आपस में नफरत करें, और वो होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है। चले जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अगर सेंस प्रिवेल करती है तो बहुत अच्छी बात है। सर गुप्ता साहब, ये जो इस वक्त लुथरा साहब, ये मुझे बताइए कि जो इस वक्त सूरत है आईपीएल के हवाले से, अगर हम बात करें, एक ब्रांड है, ज़ाहिर कि एक ब्रांड है, और दुनिया भर में इस तरह की जो स्पोर्ट्स लीग हैं, चाहे वो आपके इंग्लिश प्रीमियर लीग हो या एनबीए हो, अपनी गैर जानिबदारी की वजह से एक उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, दुनिया वहाँ पर जाकर खेलना चाहती है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि इस वक्त जो डिस्कशन आ रहा है, ये खारजा पॉलिसी या उसका एक इदारा बन चुकी है, तो खुद आईपीएल के लिए, इंडियन ब्रांड के लिए कितनी तबाहकुन चीज़ है ये। देखिए, ये तो
उन लोगों से पूछिए जो अंग्रेज लोग जो पहले रूल करते थे क्रिकेट को और सब कॉन्टिनेंट में अपने मेन प्लेयर्स को नहीं भेजते थे। आज इतना पैसा है सब कॉन्टिनेंट में, खासकर इंडिया में, कि मुझे लगता है कि वो सिटीजनशिप भी इंडिया की लेकर के दिल्ली और मुंबई में ही रुक जाएंगे। ये जो लोग हैं इनको पूछिए कि किस तरह का माहौल बनाते जा रहे हैं। आपकी ग्लोबलाइजेशन की प्लान्स होती थी, आपको क्रिकेट को बढ़ाना था, बढ़ाने की जगह सिमटती जा रही है। पाकिस्तान को बर्बाद करने पे आ गए हो, बांग्लादेश को खत्म कर रहे हो, श्रीलंकन क्रिकेट की वैसे ही फाइनेंशियली हालत खराब है। आप क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, ये जो खबरें उड़ाते हैं और ये सब कुछ चलता है कि अब आईसीसी ने बोला कि बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा। क्यों खेलना पड़ेगा भाई? अगर पाकिस्तान, एक एक भट्टी साहब भी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीसी में जो आईओसी होता है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, उसकी तरह नहीं है कि आपने जहां गेम्स कर दिए सबको जाना ही होगा और परमिशंस पहले से होती है। आईसीसी का बड़ा क्लियर कट रूल है कि जिस कंट्री को भी दूसरे ममालिक में जाना है उसको वहां की इंटरनल सिक्योरिटी, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। और वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, पाकिस्तान के कई दौरे बीच में 2009 के बाद रद्द हुए थे, या इंडिया आते हैं तो रेकी करके जाते हैं और उनकी क्लियरेंस मिलती है। जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था तो एक लेटर हमने लिखा था आईसीसी को कि जी हमारे प्लेयर्स को खतरा है, जान का खतरा है, वहां पर पॉलिटिकल माहौल ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जय शाह थे, नए नए आए थे, 2 या 4 दिसंबर को उन्होंने अपना आईसीसी चेयरमैन बने थे, उन्होंने फटाफट साइन कर दिए सबसे बात करके कि जी ठीक है, जान को खतरा है। सेम लेटर उन्होंने, बांग्लादेश ने अब चिपका दिया, जी हमें खतरा है। क्या खतरा नहीं है? क्या उनके प्लेयर्स को थ्रेट नहीं मिल रहा? क्या हमारी शिवसेना ने ये नहीं कहा कि हम प्लेन को नहीं उतरने देंगे मुंबई में या किसी भी इलाके में? ये तो खतरा ही होता है ना। तो जब सेम प्रॉब्लम इंडिया को पाकिस्तान में थी तो बांग्लादेश को इंडिया में है। और कल को अगर इंडिया ने बांग्लादेश ने जाना होगा, ये भी यही खत भेजने वाले हैं। उस पे आप कैसे कह सकते हो कि नहीं आपको जाना पड़ेगा वरना यानी आपके जो पॉइंट्स गड्ढा, डिडक्ट होंगे? सर ये जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था उसी में खुद अब गिर गए। बिल्कुल गिरे पड़े हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, और ऐसी ऐसी खबरें उड़वाई जाती है। ये सब कुछ क्या आपने, क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये जितने भी फुल मेंबर हैं जिनके वोट्स हैं, क्या ये सच में चूड़ियां पहन करके बैठ गए हैं? क्या सच में इंडिया का पैसा इतना रास इनको आ रहा है कि अब इन्होंने अपनी इज्जत छोड़ दी है? मतलब कि मैं एज ए स्पेक्टेटर, एज ए क्रिकेट लवर मैं पूछ रहा हूं कि जो सेम रूल पहले अप्लाई हो रहा था, क्या अब अप्लाई नहीं होगा वो बांग्लादेश पे? क्या उनके पॉइंट्स डिडक्ट करोगे? फिर कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे खेलने नहीं गए थे, दैट वाज ए पॉलिटिकल रीजन, उन्होंने बॉयकॉट किया था इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों किया था? उसके रीजंस अलग है। साउथ अफ्रीका था, उनके उनके रीजंस अलग थे। अपार्थाइड नीति थी, यहां पर अपार्थाइड नहीं है। इट्स ए क्लियर कट, जो जान को खतरा और जिसे कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसमें कैसे उनकी गवर्नमेंट भेज देगी? या हमारी भी गवर्नमेंट वहां कैसे भेजेगी? वहां पर भी कुछ एक हिंदू लोगों को लिंच किया गया। तो इससे नहीं, जो बातें लुथरा साहब, जो बातें आप कह रहे हैं, क्या यहाँ वहां पर डिस्कस हो रही हैं? ये हलकों में ये डिस्कस हो रही है, सीरियस हलकों में? नॉट टू माय नॉलेज। ये जो खबरें उड़ाई गई हमारे कुछ एक, जो कहते हैं ना आजकल गोदी मीडिया है यहाँ पर इंडिया में बहुत ज्यादा, हर जगह पाल देते हैं ऐसे राइट विंगर्स। तो गोदी मीडिया वालों ने किया कि उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। अरे कैसे कर दिया? क्या सभी की मीटिंग हुई कि जी एक टेली कॉन्फ्रेंस हुई? कैसी टेली कॉन्फ्रेंस? बैठिए। क्या सारे लोग? मैं तभी तो कह रहा हूं ना, ये प्रॉब्लम ये है कि जितने भी अंग्रेज लोग हैं जो सिर्फ डॉलर और पाउंड्स गिनना जानते हैं, क्या इन्होंने अपना जमीर बेच के रख दिया है? क्या कल को इन पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? आप क्या सोच रहे हैं कि आज भट्टी आप साहब, पर ही सिर्फ बात आई है? माजिद साहब, मैं आपका तजिया चाहूंगा। बड़ी तल्ख बातें जो है, और जाहिर है कि इस वक्त बड़े खुले दिल के साथ चंद्रशेखर इस वक्त कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि दुनिया क्रिकेट का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाक भारत टाकरे से होता है। अब जाहिर है कि इस वक्त भारत की जिद है, और इस जिद में हम देख रहे हैं कि जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो उसने ख़त्म की, फिर उसके बाद जो मल्टीनेशनल जो सीरीज़ हैं वो उसके पीछे, चैंपियंस ट्रॉफी लाइक। तो ये तो खुद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा करने के ऊपर तुला हुआ है भारत। भट्टी साहब, देखिए, ये तो तल्ख हकायक है जो शेखर साहब ने बताए। लेकिन क्या ये जो पॉलिसी है ये अब भारत पे लागू होगी? लेकिन जाहिर है, पाकिस्तान भारत जो मैच है वो एक मैच से इतनी आमदनी हो जाती है कि पूरे टूर्नामेंट से इतनी आमदनी नहीं होती। तो वो तो सोने की चिड़िया है, उसको तो जिबा कर नहीं सकता बीसीसीआई और आईसीसी। लेकिन देखिए, हम तो ये सुनते रहे कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो चीज है
जो दोनों कौमों को जोड़ती है, ब्रिज का रोल प्ले करती है। अब तो वो लग रहा है सारे ब्रिज टूट गए। और यही आईसीसी का मैनिफेस्टो है, जो शेखर साहब बता रहे हैं कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी पर एतराज कर दे, तो उसके बाद जवाब नहीं होता कि आईसीसी उस मुल्क को प्रेशराइज करे कि आप जाएं और वहां जाके क्रिकेट खेलें। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। दोनों ने पॉइंट फोरफिट किए थे। बेताशा ऐसी मिसालें हैं। अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का 2003 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, वो दोनों टीमें जिम्बाब्वे ली गई उस वक्त, और रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत थी। तो देखें, सिचुएशन तो बड़ी ट्रिकी है। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि 2009 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी थी। जब श्रीलंकन टीम पर लाहौर में अटैक हुआ, पाकिस्तान से मेजबानी वापस लेकर साउथ अफ्रीका को दे दी गई। पीसीबी के उस वक्त चेयरमैन थे एजाज बट मरूम। उन्होंने कहा, जी आप हमसे मेजबानी कैसे ले सकते हैं। उन्होंने आईसीसी को लीगल नोटिस दिया। आईसीसी ने टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में नहीं कराया, लेकिन जो होस्टिंग राइट्स के पैसे थे वो पाकिस्तान को मिले। तो आईसीसी का कानून बड़ा क्लियर कट है कि आप किसी भी मुल्क को जो आपकी सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं है, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि जाके वहां के। ठीक जी। भट्टी साहब एक और चीज मैं आपको बताऊं, बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि पैसा तो सारा टीवी राइट से आ रहा है। अबाउट 93% पैसा तो टीवी राइट से आता है। और ये जो मुर्गी काटने की बात कर रहे हैं, हलाल करने की, ये हलाल कर चुके हैं। 25 करोड़ पाकिस्तान के आपने लोग खो दिए क्योंकि आप वहां नहीं जाना चाहते। उसके बाद अब 30 करोड़ बांग्लादेश की जनता को खो रहे हैं। जो जियो हॉटस्टार है हमारा यहाँ, जो जो टीवी राइट्स जिनके पास है, उन्होंने अभी पिछले महीने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा बीसीसीआई को कि हमने बहुत महंगे राइट्स ले लिए हैं, 25,000 करोड़ के आसपास हम घाटा खा चुके हैं, अब हम आपको टेलीकास्ट नहीं कर सकते, हम तो वही बर्बाद हो जाएंगे। अब उसके बाद जो ये राइट्स हैं, ये 50,000 करोड़ के 5 साल के राइट्स हैं, यानी 10,000 करोड़ मोटा मोटा आपके पर ईयर के हैं। तो आपका क्या होगा? आप तो मुर्गी काट चुके हैं। यानी ये कहता है कि इस पॉलिसी के साथ सरासर नुकसान जो है वो भारत का है। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर लुथरा नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थे, और अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुहेल आफरीदी इन कराची, उनके इस विजिट को पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया, लेकिन नून लीग इसे फ्लॉप शो करार दे रही है। क्या मामला है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में राजा खलीकुज़्ज़मा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत बराए सिंध उमूर। बहुत शुक्रिया राजा साहब। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी, आपने कहा कि सुहेल आफरीदी जो कराची पहुंचे हैं, बड़ा फ्लॉप शो आप उनको करार दे रहे हैं, और 6 घंटे तक शारा फैसल को भी जो है वो जैम रही। आवाम बड़े परेशान, आवाम तो वैसे ही बहुत परेशान है। तो आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इखलाकी पहलू ज़्यादा था, सियासी पहलू ऐसा क्या है उनके फेलियर का? देखें, सियासी पहलू यही है कि सिंध के अवाम ने बिलुमूम और बिलखुसूस कराची के अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया है, उनके बयानिए को मुस्तरद किया है। उन्होंने आते के साथ ही, बल्कि उससे पहले भी जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की अफवाज जो हमारे लिए फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, जो हमारे बच्चों के गले काटने वाले दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी अफवाज को टारगेट किया है। कल भी जब वो कराची तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री ऑपरेशन केपीके में हो रहा है वो खुली बदमाशी है। यानी इस तरह की सख्त ज़बान उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना जो आपके बच्चों को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जानों को कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप उन्हें बदमाश कह रहे हैं। आपको कोई और अल्फाज नहीं मिला था। अगर आपको मुखालफत ही करनी थी, आप किसी और अंदाज में भी कर सकते थे, लेकिन आपने इस जो बिलो द बेल्ट हिट जाके किया है। पाकिस्तान के लोग देखें, वो पाकिस्तान की अफवाज से बड़ा प्यार करते हैं। खासतौर पे अभी जब रिसेंट पास की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी अफवाजें जिस तरह भारत के को छक्के छुड़ा दिए और भारत के जहाज मार गिराए हैं, एक ज़बरदस्त जंग में उनकी फतेह हुई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अफवाज की इज्जत हो रही है, पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। ऐसे लम्हे में आप पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा बकवास कर रहे हैं।
तो फिर लोग तो आपको उसी तरह देखेंगे। तो कल कराची की आम नहीं पब्लिक तो निकली ये चीज सिंध हुकूमत ने नहीं देखी। मैं तो ये बड़ी बुनियादी सी एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। पंजाब में जो है वो कंटेनर्स है, रुकावटें हैं और वहां पर एक्सेस नहीं है। सिंध में जो है वो फूलों की पत्तियां निछावर की गई और इस्तकबाल किया गया। तो पीटीआई के हवाले से इस वक्त रियासती पॉलिसी क्या है? पंजाब के हवाले से अलग या सिंध के हवाले से अलग? मैं समझता हूं कि सूबाई हुकूमत जो सिंध की है, उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर केपी के उनका इस्तकबाल किया, अजरक भी पहनाई, टोपी पहनाई, रेस्पेक्ट दी कि आप आए। पंजाब ने क्यों नहीं किया? फिर नहीं, पंजाब ने भी ये किया, लेकिन उन्होंने क्या कि वो उनको पता था। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मकबूलियत पंजाब में अंदाजा हो चुका था। वो पहले सोच के आए थे कि हमने जाना है तो हमने ये सियासत करनी है ताकि एक हाइप क्रिएट हो। हालांकि ऐसा कहीं भी नहीं था। हमने, हमारे वज़रा के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, हमने कहा जी मोस्ट में, जब जैसे ही हमने उनके लिए वेलकम के बयानात जारी किए, ये तो इन्होंने कहा यार ये क्या है, ये तो हम एक्सपोज हो जाएंगे वहां जाके। तो उन्होंने उससे बचने के लिए एक काउंटर हिकमत अमली तैयार की और उन्होंने शुरू से ऐसे इकदामात किए जिससे एक क्लेश का समा पैदा हुआ और फिर उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर ली। सिंध हुकूमत में समझता हूं कि बड़ी कामयाब रही इस मामले में कि उन्होंने इनकी मकबूलियत का जो दावा था उसको एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया कि भाई कोई रुकावट नहीं है, फिर भी आए देखें कराची के आवाम आपके लिए निकले। तो निकले नहीं, 500-600 लोग निकले, उसमें भी अक्सरियत जो थी, मैं समझता हूं 80% लोग अफगान बाशिंदे थे जो वैसे ही गैर कानूनी। ये कैसे आप कह सकते हैं? 70-80% जो है अफगान बाशिंदे उसमें मौजूद थे। आप लोगों ने बताया। आप लोगों से मतलब मुराद ये है कि हमारे दोस्त हैं जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने साल से इस कराची में जो है वो रिपोर्टिंग की है, उन्होंने हमें ये बताया कि हम तो एयरपोर्ट से लेकर प्रेस क्लब तक साथ थे, हमें तो ज्यादा अक्सरियत वहां अफगानियों की नजर आई है। तो लोग कराची के देखें ना, कराची के लोगों के चेहरे अलग हैं और अफगानियों के अलग हैं, तो वो लोग पहचान जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो भी मामला इन्होंने किया कल, तो पब्लिक ने तो इनको नहीं मुस्तरद किया, लेकिन वहां यहां आकर एक तरफ तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, फिर दूसरी तरफ उन्होंने सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन की, आकर कहा कि केपीके के अलावा बाकी तमाम सूबों में जो मैंडेट है वो जाली है। इसका मतलब है कि सिंध के लोगों ने वोट किया, वो एमक्यूएम को वोट करें, वो को वोट करें, उनकी मर्जी है, वो पीएमएलएन को वोट करें, उनकी मर्जी है। लेकिन बकौल आपके कि सिंध हुकूमत ने अच्छे से इसको हैंडल किया, एक्सपोज कर दिया। तो अब अगर वो दोबारा पंजाब की तरफ जाते हैं तो आप भी एक्सपोज कर दीजिएगा। उनके एक्सपोज करने के अलावा मुझे इस बात पे थोड़ा सा एतराज भी रहा। मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उनको एक्सपोज करने की खातिर हम ये नहीं कर सकते कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को खुली छूट दे दें। तो जो खुली छूट दी, मैं समझता हूं वो ज्यादा बड़ी कीमत है बजाय कि हम उनको पॉलिटिकली तो फायदा हो गया, वो एक्सपोज हो गए, उनकी मकबूलियत का सबको अंदाजा हो गया। लेकिन अब मजीद उनको जलसे की इजाजत देना, मैं समझता हूं कल को सिंध के कच्चे के डाकू और क्रिमिनल एलिमेंट जो पूरे मुल्क में हैं, कल को बीएलए और बहुत सी सियासी जमातें हैं जो दहशतगर्दी भी करती हैं और अपने आप को सियासी जमातें भी कहती हैं, वो लोग भी कहेंगे, टीटीपी भी कहेगी कि हमें भी जलसे की इजाजत दो। जब आप हमारे सहूलतकारों को जलसा करने दे रहे हैं तो हमें भी दे दें। अच्छा, ये जी जलसे की इजाजत जो है बहुत, इसमें सिंध गवर्नमेंट ने तो इजाजत दे दी थी, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास था और अब खबरें ये आ रही हैं कि इजाजत मिल गई है। तो इसके ऊपर क्या मतलब सोच विचार हो रहा था कि इजाजत नहीं दी जाएगी या क्या होगा? सिंध गवर्नमेंट ने तो फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में रख दी थी बॉल। देखें, वो तो अब सूबाई हुकूमत का है पूरा प्रोरोगेटिव, ग्राउंड की जगह भले वफाक से ताल्लुक रखती हो, लेकिन बहरहाल इजाजत तो सूबाई गवर्नमेंट ने देनी है, उनका इस्तेकाक है, वो देते हैं या नहीं देते। लेकिन हमने बहैसियत एज ए तर्जुमान फेडरल गवर्नमेंट हमने ये रिक्वेस्ट की कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, इन्हें जलसे की इजाजत देना मैं समझता हूं ज्यादा बड़ी कीमत होगी कि हम उनको एक्सपोज करने से। नहीं, बहरहाल इजाजत मिल गई है, लेकिन मशरूत शराइत के साथ बड़ी कंडीशन उसके लिए रखी गई। मुझे नहीं लगता कि ये शराइत पे पूरा उतरेंगे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इनके अंदर, चूंकि देखें ना, एक सियासी जमात का बर्ताव अलग होता है, एक इंतशारी टोले का बर्ताव अलग होता है, उनके तौर तरीके अलग होते हैं। ये जब रोडों पर निकलते हैं ये एक दूसरे को मारते हैं, कल एयरपोर्ट पे एक दूसरे को मारा है, आज जामशोरों में आप देखें वहां पे क्या हरकत हुई है, ये जहां जाते हैं एक दूसरे को मारते हैं। तो ये पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होगी। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कल इंतशारी टोला जो है, जो वो इंतशार जरूर करेगा। राजा साहब, सिंध गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया, इस्तकबाल किया और कहा यह जा रहा है कि इस एक्ट से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग को आइसोलेट करके और पार्क कॉरिडोर्स को यह पैगाम दिया गया कि हम भी एक बेहतर ऑप्शन हैं। आप इसे क्या समझते हैं? क्या ये कोई सियासी चाल है या फिर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर एक या जो ताकत के मराकज़ हैं उनके ऊपर असर डालने का एक सियासी हरबा? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक मिथ समझी जाए, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे को चेयरमैन हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में सहाफ़ी दोस्त को कहा कि आप उन्हें, यानी पीटीआई की बात हो रही थी, कि आप उन्हें सियासी जमात समझते हैं, मैं तो उन्हें सियासी जमात भी नहीं समझता। ये दो नजरियाती तौर पर दो अलग अलग सोचें हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है, जामशोर में जाके आज वो जो है खुद पीपल्स पार्टी के ऊपर बरस पड़े हैं। ऐसे ही है सोहेल अफरीदी साहब, ऐसे एग्जैक्टली। सिर्फ वहां नहीं, यहां पर भी कल रात भी उन्होंने यही कहा कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट जाली है, वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत ही कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनकी नज़र में चोर डाकू हैं, और हमेशा कहते आए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोचे कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक पीएमएलएन जैसी जमहूरी जमात को काउंटर करें। अगर ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा होता भी है तो ये तो पीएमएलएन के लिए बड़ी जबरदस्त बात होगी कि पीएमएलएन के लिए तो फिर आगे ग्राउंड खाली है, फिर तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी एक मंझी हुई सियासी जमात है, पुरानी सियासी जमात है, और पीपल्स पार्टी इनके नजरियात के खिलाफ रही है। नहीं, लेकिन मसला ये भी है ना, जरदारी साहब की सियासत को समझने के लिए पीएचडी, सियासत में पीएचडी होना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें हैं मैं समझता हूं जिन पर कायम रहना पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा जरूरी है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उस चीज पर कायम होता है। देखें, पीपल्स पार्टी की जो सोच है वो पीटीआई की इस सोच के खिलाफ है, और पीटीआई आज साथ खड़ी है वो तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करने वाली सोच है, वो उन दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कभी भी पीपल्स पार्टी यह बात नहीं करेगी, और हमें कोई इस तरह की ये बहस बिल्कुल हो रही है मीडिया पे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब ये इसका टेस्ट केस कल होगा, क्योंकि देखें ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है अंदरूनी सिंध, लेकिन कराची ज़ाहिर है कि एक बड़ी फील्ड होगा कराची में, उसका वो वोट बैंक नहीं है, और जो बफर जो कहा जाता है और पीपल्स पार्टी पीटीआई का एक किला भी समझा जाता था, तो क्या पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि ये रिस्क लेगी कराची के हवाले से? मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इल्म है कि पीटीआई कराची मुल्क भर में हर जगह पे, कराची समेत हर जगह पे अपनी मकबूलियत खो चुकी है, और ये पीपल्स पार्टी को अंदाजा है, इसलिए पीपल्स पार्टी ने इनको वॉक ओवर दिया कि ठीक है जी आप करें। उनको पता है लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि कल भी लोग नहीं निकले, कल देख लिया। अभी तो पीपल्स पार्टी का जो नहीं, जितनी स्पेस मिली उसके हिसाब से तो लोग निकले कि नहीं निकले ही नहीं। ये सारा सब लोगों ने देखा। इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात को पॉलिटिकली गैप देना, स्पेस देना, मैं समझता हूँ ये इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हमने तर्ज सियासत देखा है, वो कभी भी उसमें रुकावट नहीं डालते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत करने पे, जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखती है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, हम ये कहते ही नहीं है, हम तो जो पीटीआई की वो सोच, वजीर आजम पाकिस्तान ने तो ऑफर की, मुज़ाकरात की उन लोगों को जो पीटीआई में बेहतर लोग हैं, जो आइन और कानून को मानते हैं, जो रियासत को मानते हैं, जो इलेक्टेड हैं, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं, फवाद चौधरी कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को आप शायद मेरे ख्याल से नहीं सुनना चाह रहे, या फिर उनका नॉन स्टेट एक्टर है ना, उनकी तो पीटीआई भी ऑन नहीं कर रही ना उन लोगों को। तो अच्छा, फवाद चौधरी कहते हैं कि जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, जो पार्टी को इस वक्त लीड कर रहे हैं, वो नॉन स्टेट हैं, या अब वो समझ ले कि इररेलेवेंट लोग हैं। वो तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आजकल इन सब ने इमाम बनाया अपना महमूद खान अचकज़ई साहब को। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कल बार से खिताब किया लाहौर में, उन्होंने कहा कि ये जो पीटीआई है ये इस जमात में कोई डिसिप्लिन नहीं है, और हर 100 बंदों का एक अलग लीडर है, तो ये तो उनकी हालत है। तो बुनियादी तौर पर जो बानी पीटीआई है, क्योंकि वो एंटी स्टेट उनकी एक पूरी पॉलिसी रही है, बयानिया रहा है, पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट करते रहे, पाकिस्तान को टारगेट करते रहे, इतनी तादाद में फॉरेन फंडिंग लेते रहे, आज भी ले रहे हैं, तो लाजिम बात है उनका जो बयानिया होगा वही पीटीआई समझा जाएगा ना। बाकी उससे हटके जो लोग अगर होंगे वो हमसे मुज़ाकरात करें, कल को हमारी पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि वो बानी पीटीआई के साथ नहीं खड़े होंगे। तो मैं समझता हूं इस वक्त जो बानी पीटीआई, उसकी बहनों का, और ये सीएम केपी के और चंद दूसरे अफराद हैं जो पूरी पीटीआई के बयानियों को लेकर चल रहे हैं, ये खतरनाक बयानियों को और खतरनाक नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि जनाब, जब मुज़ाकरात जो हैं वो ज़रूरत के तहत होते हैं, तो इस वक्त मुज़ाकरात, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया, तो मुज़ाकरात नून लीग की ज़रूरत है, हुकूमत की ज़रूरत है, एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है? मुज़ाकरात है किसकी ज़रूरत है? सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर पैदा करने के लिए ये हर मुहब वतन की ज़रूरत है। हम चाहते हैं, वज़ीर आज़म इसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ इंटरेस्ट ले रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम हो, इंतशार की सियासत ना हो, ताकि इकोनॉमी ग्रोथ करे, क्योंकि हमें मुआशी तौर पर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। जब हम मुआशी तौर पर पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे तो हम लाजमी बात है यह ख्वाहिश रखेंगे कि हम सियासी कुव्वतों को टेबल पर बिठाएं, उनसे बात करें अगर उनके कोई जायज़ मुतालबात हों। लेकिन ये उसके साथ साथ मैं यहाँ ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ
कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई डायलॉग नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए दोबारा अगर आ जाते हैं सुहेल आफरीदी के इस दौरे को लेकर और जिस तरीके से सिंध में उनका इस्तकबाल किया गया और कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह वर्सेस मरियम नवाज गवर्नमेंट, तो क्यों फिर अपने हिस्से में इतनी ज़्यादा मुखालफतें समेटी हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत ने? ये वो नैरेटिव है जो पीटीआई ने बनाया। बेसिकली मरियम नवाज शरीफ साहबा के फोबिया में, उनको मरियम नवाज फोबिया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने पंजाब में पहले दिन से कहा अगर सीएम केपी के आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम आएँ, वो प्रोग्राम करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है कि आप आएँ। और कल यही आके उन्होंने सवाल किया केपीके के सीएम ने कि कौन सा आइन में ये लिखा हुआ है, कौन से जी किसी एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में नहीं जा सकता। उसके लिए जो पाबंदी तो एज सच कानूनी नहीं है, लेकिन इखलाकी पाबंदी ज़रूर है कि जब आप ओथ लेते हैं, एज अ सीएम ओथ लेते हैं, तो फिर आपके उस ओथ की जिम्मेदारी ये है कि आप अपने सूबे को ज्यादा तवज्जो दें। ठीक, वहां पे टाइम नहीं। 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहिया जाम स्ट्राइक करने जा रही है। क्या इस स्ट्राइक में देखा जाएगा? सिंध में क्या देखा जाएगा? पंजाब में क्या देखा जाएगा? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने आखिरी कॉल दी और फिर आखिरी कॉल के बाद फिर एक आखिरी कॉल दी। ये हमेशा अवाम को एक एहतजाज की कॉल देते हैं ये कहकर के आखिरी कॉल है, फिर उसके बाद आखिरी कॉल। 2 दफा आखिरी कॉल आ चुकी है। मैं कहता हूं ये तीसरी दफा भी आखिरी कॉल दे के देख लें। जो इनका पहले एहतजाजी कॉल्स और धरनों और मुजाहरों का हाल हुआ है कि पब्लिक ने इनको सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान का आम आदमी समझता है कि ये पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ जो है वो एक नैरेटिव रखते हैं और लोग उसको पसंद नहीं करते। या बहुत अगर कामयाब होगी तो वो केपीके भी हो जाएगी जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है। जबरदस्ती बंद करवाएं क्योंकि दहशतगर्द इनके साथ हैं। कुछ इलाके जहां दहशतगर्द काबिज हैं, दहशतगर्दी कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां पे कर सकते हैं। बाकी केपीके में भी फ्लॉप होगी, नहीं मुल्क के हर हिस्से में फ्लॉप। ठीक है, मतलब जितना एक हार्ड स्टांस आप इस वक्त ले रहे हैं पीटीआई के खिलाफ एक तर्जुमान की हैसियत से, और अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बात करते हैं मुफाहमत की या वो मुज़ाकरात की, तो सूरत हाल तो ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती अगर बढ़नी है तो। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ। बैरिस्टर गोहर हैं और नेशनल असेंबली में लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं। हम उन्हें वेलकम भी करेंगे, उनके साथ बात भी करेंगे, लेकिन शर्त उस पर उधर भी यही है कि जायज़ मुतालबात हों, आइन और कानून की रोशनी में हों। ये मुतालबा तो हम मानते ही नहीं है कि जी पहले हमें मुलाकात करने दें, क्योंकि आप जिस शख्स से मुलाकात चाहते हैं उसकी तो सियासत पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लगी हुई है। ठीक, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खलीकुज़्ज़मा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त सुहेल आफरीदी जो कि सिंध के दौरे पर हैं वो उनके दौरे को फ्लॉप दौरा करार दे रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं आगे आने वाला वक्त बेहतर बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।